नमस्कार। हम अध्ययन करेंगे शिक्षण प्रभावकता के बारे में। यानी शिक्षण को प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जाए और शिक्षण को अच्छा किस प्रकार बनाया जाए जिससे कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और अपना व्यवहार में परिवर्तन ला सके। हम इसको इफेक्टिव टीचिंग अंग्रेजी में कहते हैं, शिक्षण प्रभावकता को। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने से सीधे अर्थ में ये होगा कि बालक का अधिगम की प्रक्रिया है उसको किस प्रकार प्रभावशाली बनाया जाए। यानी सीखने से भी संबंधित है कि हम अगर अच्छा शिक्षण होगा तो बालक भी अच्छा सीखेगा, अच्छे उसकी जो सीखने की गति है वो अच्छी हो जाएगी, उसकी जो सीखना भी प्रभावशाली हो जाएगा, जिससे कि वो अधिकाधिक अनुभव प्राप्त कर सकेगा और अपने व्यवहार में डाल सकेगा। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक बालक को सूचना प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करता है और वो उचित समय पर प्रयोग करता है, जिससे कि वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। हम इसको अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि प्रभावक के रूप में विशिष्ट वस्तु का प्रस्तुतिकरण करके पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य हैं उन और जो वांछित व्यवहार के परिवर्तन है वो सरल, सुगम और वस्तुनिष्ठ रूप में किस प्रकार से सरल रूप में, किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ रूप में अध्यापक उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षण को रोचक बनाए और आकर्षक बनाए, जिससे कि बालक को पुनर्बलन मिले और उससे बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। इसको शिक्षण प्रभावकता को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ विभिन्न बातों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें उसके पहले हमें इस बिंदुओं को जान लेना भी आवश्यक है कि शिक्षण विद्यार्थी अंतःक्रिया शिक्षक विद्यार्थी अंतःक्रिया यानी जब शिक्षक शिक्षार्थी को उसके आमने सामने उपस्थित होकर परस्पर अंतःक्रिया होती है तो शिक्षण प्रभावी होगा और शिक्षण प्रभावी अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यानी कि उन शिक्षक और उस बालक के मध्य किस प्रकार की अंतःक्रिया हो रही है, किस प्रकार के प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, जो शिक्षक कह रहा है बालक समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, बालक जो पुनः प्रश्न करता है उसको शिक्षक किस ढंग से उत्तर दे रहा है, उनकी जो अंतःक्रिया है वो कितनी प्रभावी है, उस बात पर निर्भर करता है शिक्षण की प्रभावकता। यानी इफेक्टिव टीचिंग उस बात पर भी निर्भर करती है कि शिक्षक विद्यार्थी अंतःक्रिया किस प्रकार की है। दूसरा, उस पर दूसरे बिंदु को अगर हम देखें तो शिक्षण प्रभावित तभी हो सकता है जब शिक्षक का व्यवहार अच्छा हो। यानी शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का हो, शिक्षक व्यवहार पर भी शिक्षण की प्रभावकता निर्भर करती है। शिक्षण प्रभावकता में शिक्षक का व्यवहार भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और शिक्षक सभी छात्रों को निष्पक्ष दृष्टिकोण से यदि देख रहा है, किसी भी बालक के प्रति वो किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना रहा है और सभी के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण से शिक्षण प्रक्रिया में उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा हो, जिससे कि बालक की अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है और इससे शिक्षण प्रभावशाली बनेगा। यानी सभी बालकों को एक समान देखें, प्रश्नों का वितरण सही हो, सभी बालकों को समान दृष्टि देखें, किसी के प्रति वो हिंद भावना या किसी भी बालक के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाए तो शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है। तीसरा, हम सामाजिक व्यवहार को लेंगे कि सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का हो रहा है वहां पर कक्षा कक्ष में सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का है। सामाजिक व्यवहार यानी सामाजिक वातावरण से तात्पर्य कि
छात्र के अनुरूप बनने पर वो सामाजिक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर लेता है और अधिगम प्रभावित होता है। यानी जो सामाजिक वातावरण है, कक्षा का जो सामाजिक वातावरण है वो किस प्रकार का है और शिक्षण किस प्रकार प्रभावी हो रहा है, इस प्रकार से सामाजिक व्यवहार बालक छात्र का और बालक का किस प्रकार का है उस पर भी शिक्षण प्रभावता निर्भर करती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक के द्वारा किया गया व्यवहार, शिक्षक के द्वारा अनुकूल वातावरण, यानी वहां का जो वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल वातावरण कक्षा का एक वातावरण है, अनुकूल होना चाहिए। तो अनुकूल वातावरण में किया गया की गई अंतःक्रिया शिक्षण को प्रभावित करती है और शिक्षण अच्छा बन सकता है। हम यदि शिक्षण प्रभावकता की बात करें तो शिक्षण प्रभावकता के अगर प्रमुख तत्वों की बात करें तो वो क्या क्या है। शिक्षण प्रभावकता के तत्व, यानी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से तत्व होने चाहिए, कौन कौन से तत्व शिक्षक को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो जब हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए चूंकि शिक्षण कार्य करना होता है, शिक्षा प्रदान करना आवश्यक होता है, इसलिए बालक अधिक से अधिक किस प्रकार अधिगम करे और शिक्षक का उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि बालक किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करे, जिससे कि उसका शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सके। सबसे पहला अगर हम पॉइंट कहें तो इसमें सामाजिक वातावरण आएगा कि सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है। कक्षा का सामाजिक वातावरण शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्वों में ये कारक सबसे महत्वपूर्ण है और समाज का बालक और शिक्षण दोनों पर ही बहुत ही इसका प्रभाव पड़ता है। यदि बालक को स्वच्छ और स्वच्छंद परिवेश में रखा जाए तो बालक वहां पर उसके मन आनंदित होगा, उसका वातावरण सहयोगपूर्ण होगा और वो तंदुरुस्त रहेगा, जिससे कि समाज के अनुकूल शिक्षण कार्य हो सकेगा। यदि सामाजिक परंपराएं, वातावरण, सहयोग, सद्भावना, भाईचारा, परोपकार आदि गुणों से युक्त होगा वहां का सामाजिक वातावरण, तो बालक अपने उन गुणों को अपनाएगा। जब उन गुणों को अपनाएगा तो बालक ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार सीखेगा, वो भी बालक ये देखेगा कि मुझे यहाँ पर कुछ सीखना है, मैं यहाँ पर जो सीख रहा हूँ वो, तो इस प्रकार से उन गुणों को अपनाएगा और उन गुणों से युक्त होगा बालक, जिससे कि वो उन अच्छे गुणों को अपने अंदर ग्रहण करेगा और शिक्षण क्रिया भी इसी वातावरण के अनुरूप चलती है। यदि अच्छा वातावरण होगा तो शिक्षण क्रिया भी अच्छी होगी। इसलिए सामाजिक वातावरण वहाँ का बालकों में सामाजिक वातावरण, स्कूल का सामाजिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण किस प्रकार का हो। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय के वातावरण की अगर हम बात करें तो विद्यालय में छात्र समूह, क्योंकि छात्र समूह में रहता है और इसलिए विभिन्न प्रकृति के छात्रों के साथ वो रहता है। प्रत्येक छात्र का व्यवहार अलग अलग होता है, प्रत्येक छात्र की प्रकृति अलग अलग होती है, प्रत्येक छात्र का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, इसलिए वो विभिन्न छात्रों के संसर्ग में आता है और उसके मनोभावों के अनुकूल विद्यालय परिवेश होना चाहिए। वो उसके अधिगम में यदि उसके मनोभावों के अनुकूल नहीं होगा वातावरण तो कहीं ना कहीं शिक्षण या उसके सीखने में बाधा आएगी। यदि उसके अनुकूल होगा तो शिक्षण जो सीखता है बालक वो जल्दी सीख पाएगा। इसलिए विद्यालय का वातावरण भी स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, स्वच्छंद वातावरण होना चाहिए। भवन, कक्षा कक्ष, मैदान
आदि सभी वहाँ पर बहुत ही अच्छे होने चाहिए, अच्छी सुविधा होनी चाहिए, और कक्षा कक्ष साफ सुथरा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और पर्याप्त रोशनी भी होनी चाहिए। विद्यालय यदि भीड़ भाड़ वाले वातावरण में होगा तो वहाँ पर बालक ज़्यादा सीख नहीं पाएगा। वातावरण से हटकर यदि वो खुले स्थान में होगा, भीड़ भाड़ वाले वातावरण से हटकर यदि वो खुले स्थान पर विद्यालय होगा तो वह शिक्षण क्रिया को बहुत ही अच्छी प्रभावित करेगा, जिससे कि विद्यालय में बालक मनोरंजन और अन्य सुविधाएं उसको जितनी मिलेगी उतना ही बालक का मन भी वहाँ पर अच्छा रहेगा, मन लगेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्योंकि सभी बालक एक प्रकृति के नहीं होते और प्रत्येक छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, और प्रत्येक छात्र का अपना एक व्यक्तित्व होता है। वो अपने विचारों के अनुकूल ही प्रतिक्रिया करता है। जिस प्रकार के उनके विचार होते हैं वैसे ही वो प्रतिक्रिया करता है, और यह उस पर निर्भर करता है प्रभावशाली शिक्षण पर। यह शिक्षण को भी प्रभावित करता है। अध्यापक के साथ अंतःक्रिया इसीलिए आवश्यक होती है कि शिक्षक छात्र की आवश्यकताओं को पहचान सके कि शिक्षक उस छात्र की आवश्यकताएं क्या हैं। इसलिए हर बालक के साथ शिक्षक की अंतःक्रिया होनी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को पहचान सके, छात्र की अभिरुचि, छात्र के योग्यता के अनुकूल वातावरण पैदा कर सके और उसको अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सके। क्योंकि छात्र की मानसिक योग्यता को पहचान कर उस मानसिक योग्यता किस प्रकार की है उसके अनुरूप यदि शिक्षक उसको अध्ययन करवाएगा तो उसकी शिक्षण कार्य भी अच्छा होगा। शिक्षण को वो जल्दी समझ पाएगा बालक और जल्दी से जल्दी ग्रहण कर पाएगा। इसलिए वहाँ का निम्न स्तर का उच्च स्तर का दोनों ही वातावरण, यानी जो मानसिक योग्यता उच्च स्तर की होगी या मानसिक योग्यता निम्न स्तर की होगी, दोनों को उनको समझना होगा और औसत बालकों को भी उनको समझना होगा। प्रत्येक के अनुरूप उसको शिक्षण करवाना होगा, तभी विभिन्न उन बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना होगा, तभी शिक्षण प्रभावशाली बन पाएगा। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार करता है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, यदि शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण अच्छे से करता है कि हम इसको शिक्षण कार्य किन उद्देश्य के लिए करवाना है, हम बिना किसी उद्देश्य के कोई काम नहीं करते। यहाँ तक कि पशु भी अपने स्थान से नहीं जाता जब तक कि उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, और उसके चलने के पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य उसमें निहित रहता है। इसलिए हम जो काम करते हैं उसमें हमारा उद्देश्य निहित होता है। जो हम बालकों को काम करवा रहे हैं उसमें उन बालकों का उद्देश्य निहित होता है। यानी उद्देश्यों का निर्धारण हमें पहले जरूर पता होना चाहिए कि हम किस लिए अध्ययन करवा रहे हैं। हमें यदि उद्देश्यों का निर्धारण होगा तो हम उसी दिशा में सही दिशा में जाएंगे। यदि हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होगा तो हम दिशा भटक जाएंगे। इसलिए उद्देश्यों का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है, और अध्यापक कक्षा शिक्षण में पूर्व शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए। इसके लिए सीधा और सुस्पष्ट राजमार्ग बन सकेगा, क्योंकि जब उद्देश्यों का निर्धारण होगा तो उसको पता होगा कि मुझे क्या अध्ययन करवाना है और बालकों को क्या सिखाना है। जब उसको पता होगा तो वो अच्छे से उनको सिखा पाएगा। इसलिए शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण पहले कर लेना चाहिए। उसकी शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार की है उस पर भी शिक्षण प्रभावता निर्भर करती है। शिक्षण सहायक सामग्री, यानी शिक्षण की सहायक सामग्री TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस प्रकार का है। तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक के पास सहायक सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक है।
उसके पास उसके अनुरूप कुछ चार्ट, कुछ मॉडल या विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है उसको वो प्रभावी हो और अच्छी हो, बालक को समझ में आने वाली हो, इस प्रकार की उसके पास शिक्षण सामग्री हो और सहायक सामग्री भी उसके पास हो। मौखिक रूप से शिक्षण करवाया गया ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। यदि उसको किसी चीज को, किसी वस्तु को दिखाकर शिक्षण कार्य करवाया जाए तो वो बालक ज्यादा समय तक याद रख सकेगा। इसलिए सहायक शिक्षण सामग्री का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है विधि प्रविधि। यानी किस प्रकार की विधि का उपयोग कर रहा है, शिक्षक किस प्रकार की विधियों का उपयोग कर रहा है। परंपरागत शिक्षण पद्धति में जैसे कि प्रश्न पूछना है, भाषण है, कहानी है, उद्बोधन है, इस प्रकार के जो प्रयोग हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान शिक्षण पद्धति अगर हम देखें तो इसमें नवीनतम विधियां आ गई हैं और मनोविज्ञान ने बालक की जो मनोप्रवृत्तियां हैं उसको पहचानना शुरू किया है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की विधि प्रविधियां आई हैं और उन विधि प्रविधियों का सही उपयोग किस प्रकार किया जाए वो अध्यापक को आना जरूरी है, जिससे कि उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो सके। छात्र की बौद्धिक स्तर भी इसमें प्रभावित करता है शिक्षण कार्य को। छात्र का बौद्धिक स्तर कि छात्र की बुद्धि का स्तर किस प्रकार का है वो भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है। छात्र का बौद्धिक स्तर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बालक की जो शैक्षिक बौद्धिक क्षमता है उसके अनुरूप यदि शिक्षण कार्य नहीं करवाया जाएगा तो वो शिक्षण प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से छात्र की आवश्यकताएं क्या है उसका ध्यान अध्यापक को होना चाहिए। छात्र की आवश्यकताओं, छात्र की आवश्यकता क्या है उसका ज्ञान भी अध्यापक को होना चाहिए। जैसे नदी में नहाने को यदि समुद्र में डुबकी लगाने को कहे तो कदापि इसमें वो समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन बालक क्या चाहता है इस तथ्य को जानकर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बिना रुचि के शिक्षण छात्र को नहीं करवानी चाहिए। जिसमें उसकी रुचि हो उसी प्रकार का शिक्षण कार्य होना आवश्यक है। नेक्स्ट अपन कहते हैं शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार यानी शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का है। क्योंकि छात्र शिक्षक के सामने रहता है और उस शिक्षक को देखकर छात्र उसके आदर्शों को अपनाता है। शिक्षक छात्र का आदर्श होता है और आदर्श में यदि जिस शिक्षक को वो आदर्श मानेगा उसमें यदि कुछ कमियां होगी तो बालक सही ढंग से नहीं समझ पाएगा, वो सही ढंग से अधिगम नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षक का जो व्यवहार है वो बहुत ही शालीनतापूर्ण होना चाहिए और शिक्षण अधिगम जिससे कि वांछित परिणाम शिक्षक अधिगम में मिल सके। इसलिए शिक्षक का व्यवहार भी इसको प्रभावित करता है और पारिवारिक वातावरण भी प्रभावित करता है। छात्र का पारिवारिक वातावरण किस प्रकार का है, पारिवारिक छात्र का पारिवारिक वातावरण किस प्रकार का है, परिवार का वातावरण किस प्रकार का है। शिक्षण को प्रभावित करने में परिवार की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है और छात्र अधिकांश समय परिवार के साथ ही व्यतीत करता है। इसलिए परिवार में सद्भावना और परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए, जिससे कि विद्यालय में भी वो अच्छे से अच्छा सीख सके। परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए, परिवार का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। बालक के सामने किसी भी इस प्रकार से किसी को भी परिवार में पेश नहीं आना चाहिए कि बालक पर बुरा प्रभाव पड़े। बालक को हमेशा अच्छे से अच्छे सद्गुण सिखाए परिवार में, तो वो बालक उसकी बुद्धि लब्धि भी अधिक होगी और वो जल्दी सीख पाएगा। शिक्षण सोपान या शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत और सोपान।
यानी शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सोपान और शिक्षण के सिद्धांत अपनाने बहुत ही जरूरी है। शिक्षण प्रक्रिया तभी प्रभावशाली बन जाएगी जब वो शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होगी और उसके सोपानों पर आधारित होगी। शिक्षक को अनावश्यक बातें इस कक्षा में नहीं करनी चाहिए और उसको क्रमबद्धता प्रदान करने के लिए, विषय वस्तु को क्रमबद्धता प्रदान करने के लिए हमेशा ही उसे शिक्षण के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जैसे सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं, विभिन्न जो शिक्षण सूत्र हैं, उनका पालन को हमेशा ही करना चाहिए, जिससे कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर सके। इसी प्रकार से उसकी जो समय सारणी है विद्यालय की, वो भी प्रभावित करती है अधिगम को। यदि समय सारणी में जो बालक को कठिन विषय लगे, जैसे गणित है, विज्ञान है, या इस प्रकार के जो प्रमुख विषय, हिंदी है, इस प्रकार के जो प्रमुख विषय हैं, उनको अगर हम पीछे ले और पहले अगर इस प्रकार के कुछ दे दे, जैसे मान लीजिए कला शिक्षा है या इस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, वो अगर पहले ले तो क्या होगा कि बालक आते ही उनमें बोर हो जाएगा। सबसे पहले जब बालक आते ही उसका बुद्धि, क्योंकि वो घर से आता है, वो शांत होता है, उस समय वो ज़्यादा सीख पाता है। तो उस समय जो मुख्य विषय हैं वो होने चाहिए समय सारणी में, और गौण विषय जिसको हम कहेंगे वो बाद में होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये शिक्षण प्रभावता को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इससे शिक्षण कार्य भी प्रभावित होता है। शिक्षण कार्य को अच्छा बनाने के लिए इन विभिन्न बातों का अध्यापक को ध्यान रखना आवश्यक होता है। थैंक यू, धन्यवाद।